बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक होने के लिए आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? जलगांव महाराष्ट्र से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कहां से आए हुजूर? यूपी आजमगढ़। यूपी आजमगढ़ से। सब ठीक? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहां से आए? नोएडा से जी। नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। सब बाबू जी आप कहां से हैं? मैं पंजाब से, जलंधर से। जलंधर से हैं। बहुत अच्छी बात है। सब बढ़िया? सब बढ़िया साहब। बहुत अच्छा। कैसे आना हुआ इधर? मैं आपका बहुत फेवरेट हूँ, आपका शो देख आप मेरे आपका बहुत फेवरेट हूँ जी सर। कि प्रोग्राम फेवरेट है आपका? आपके फेवरेट। ठीक है बाबू जी, एक ही बात होती है, मतलब खग जाने खग ही की भाषा। मैं आपका दिल पढ़ रहा था, आपको कहना ये था ये प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका? ध्रुव। ध्रुव ध्रुव। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू। हाँ हाँ जी। मैं देखा हूँ अंकल को, टीवी में आपको देखता है तो बोल रहा मैं अंकल को देखा हूँ। हाँ, मैंने भी आपको देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हाँ, लव यू ध्रुव, लव यू बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ भैया? सर बिहार से आए हुए हैं सर। अब बिहार तो हम तुम्हें दिमाग कपारे पे लिखा था तुम्हारे, तुम ना भी बताते तो मैं समझ गया था कि बिहार से हैं आप। हाँ? बिहार को बदनाम मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं कि इसकी बुराई कर रहे हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने किसी को बुलाया अंदर? नहीं बुलाया। जलंधर आ गया, जलगांव आ गया, सब आ गया, मैंने किसी को अंदर बुलाया? नहीं बुलाया। और पहले गले मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर बिहार ना होता तो भैया जी कहीं भी ना होता। बिहारे हैं तो हम भी हैं। बहुत बहुत सही बोलता हो, हम समझता नहीं आपकी भाषा। मुझे उतनी भोजपुरी नहीं आती, मैं रहने वाला तो लखनऊ का हूँ, मूलतः अवध का हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। और यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि जलगांव वाले से प्यार नहीं करता हूँ, जलगांव वालों से भी प्यार करता हूँ, लेकिन बिहार के कोई ऐसी बात नहीं, बस प्रेम बहुत है बिहार से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया हो होली की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। कहाँ से आई तो आप? नजफगढ़। नजफगढ़ से। और आप साहब? राजधानी कॉलेज से डायरेक्ट। हाँ जी? राजधानी कॉलेज से आए हो डायरेक्ट। राजधानी कॉलेज। अच्छा, तुमने सीधा एकदम मोहल्ला पता सब बता दिया है, बहुत अच्छा। से बाबू जी कहाँ से हैं? मैं तिनसुकिया आसाम से आया हूँ। तिनसुकिया आसाम से हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी के यहाँ से। हाँ, हेमंत जी के यहाँ से आए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए सर आप? बनारस वाराणसी। वाराणसी। जय हो बाबा विश्वनाथ। माता जी ने प्रणाम। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो। बहुत 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 शुभकामनाएं सर। हाँ बताइए। मैं गुड़गांव से आया हूँ, पर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं तो इतना दुखी काहे हैं? बिल्कुल दुखी ना हुई है, सब घर में ठीक है ना? लड़ाई करके तो ना? ये बताओ पहले, तो बताओ पहले, बताओ शादी हो गई? हाँ हो गई है सर। हाँ, तो फिर लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं सर, मैं सिंगिंग करता हूँ तो 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाना, हाँ बिल्कुल सुना देना। तुम 2 लाइन क्या काम, तुझे 10 लाइन सुन लेंगे। हाँ सुनाओ कोई। अच्छा चलो चलो 2 लाइन सुना दो, चलो जल्दी सुनाओ। एक होली का सॉन्ग आया है मेरा, हाँ। तो भोजपुरी में है। होली में मनवा बह के जीजाजी प्यार हो जाई, कि धीरे धीरे रंगवा डाली नहीं तो जाड़ हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बिहार से हैं, गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन बिहार अभी गया नहीं है आपके अंदर से। नहीं जाना नहीं चाहिए, बिहार पकड़े रहिए। बाबू जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल, तालों के ताल से भोपाल से हैं, पूरा देश इकट्ठा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आना हुआ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। बंगाल की क्वेश्चन है। अच्छा, तो भालो तो खूब ही भालो है सर। दुर्गापुर के। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। कहाँ से? गाजियाबाद। गाजियाबाद बगड़ में है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप? नोएडा से। देखिए सर, मैं रोज इकट्ठा होता हूँ, रोज बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूँ, रोज कोई ना कोई बात होती है, लेकिन आज अगर आप इजाजत दें तो एक खबर मेरे सामने से गुजरी, और वो खबर ऐसी थी कि मैं बार बार, और हम सारे लोग उससे परिचित हैं। वो एक थी कि महिला की, जयपुर की घटना है कि एक महिला की घटना जिसमें उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। और आज ही की घटना है, 75 साल की बुजुर्ग महिला थी, और उसमें उनके साथ जो था वो साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट दिल्ली साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये मामला, जिसमें कि उनके पास से पैसे जो हैं वो निकलवा लिए गए। डिजिटल अरेस्ट तो समझ रहे हैं ना? और डिजिटल अरेस्ट पे ये बातचीत है थोड़ी सी। मैं चाहूंगा कि मैं पॉलिटिकल डिबेट पर आऊं, लेकिन वो जनमानस के जुड़े हुए कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, बार बार मैंने कई बार इस पे बात करी है।
लेकिन आज मेरे पास कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। काजल कश्यप जी आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मौजूद हैं। साइबर जी, काजल जी आगे आइए, आगे आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र गुप्ता जी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। और ये जब घटना मैंने देखी, जयपुर से चलता था ये इंटरनेशनल मामला, दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें एक 75 साल की महिला का व्हाट्सएप कॉल पर खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर या सीबीआई वाला बता के उन्होंने ठग लिया, और ठगा भी। इसमें पैसा जो था 16 लाख रुपया ट्रांसफर कराया। जी भैया, क्या नाम? सर, मेरा नाम नवनीश शर्मा है, मैं दिल्ली जी, से हूँ। सर, हाँ मैं जी। आपसे पूछना चाहता हूँ, डिजिटल अरेस्ट के मामले खाली राजस्थान में नहीं, हर जगह हो रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्रालय जी क्या इसके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ये हर घर की घटना है, और राजस्थान से सीमित नहीं है, पूरे देश में इस तरह की हो रही है। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगा, प्लीज आप खुल के बताइए सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर। सवाल तो ये है कि सरकार क्या कर रही है, और सवाल ये है कि क्या, मैं पहला सवाल एक बार सत्येंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई डिजिटल अरेस्ट भी होता है? पहले मैंने तो अरेस्ट सुना है कि गए और हथकड़ी पहनाई, आजकल तो हथकड़ी भी नहीं पहना सकते, भले भले थाने तक आइए, थाने में बैठा लिया गया। लेकिन मैं आपसे जानता हूं कि क्या कोई डिजिटल अरेस्ट भी होता है? प्रतीक जी, मैं आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द वैधानिक शब्द नहीं होता। ये ठगी के लिए बनाया गया एक शब्द है जो साइबर अपराधियों द्वारा निजात किया हुआ है। कोई भी अरेस्ट आज के भारत समाज में किसी भी विधान में ये नहीं है कि वो डिजिटली किया जाएगा, और ना कि कोई सीबीआई, ईडी या कोई पुलिसकर्मी आपको अरेस्ट डिजिटली कर सकता है। मतलब कोई कॉल करके कहे कि मैंने आपको, मैं सीबीआई या मैं ईडी या मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूं और जगह से, और आपके पास से आपके बेटे ने ये अपराध किया है, यही आता है कॉल कि आपके बेटे ने अपराध किया है और मैं, वरना ये करिए वो ये करिए। तो ये जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, उनका एक सवाल था, क्या, पहला चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कोई नंबर है खासतौर से डेडिकेटेड इसके लिए, जिसमें हम तुरंत फोन करके बताएं? जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, ऑफकोर्स मैं आऊंगा, आपसे जानूंगा कि जी। डेफिनेटली सर, इसके लिए हमारे पास एक नंबर है 1930, तो 1930 1930 जी। इसके अलावा हमारे पास एक साइबर क्राइम का पोर्टल भी है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। अगर आपके साथ किसी भी तरह का अपराध होता है, किसी भी तरह का, फाइनेंशियल, डिजिटल अरेस्ट, किसी भी तरह का, तो आप उस पे जाएं और आप अपनी रिपोर्ट अनोनिमसली या फिर आप उस पे लॉगिन करके भी पूरा कंप्लेंट दर्ज करें। दर्ज करने के बाद आपके पास एक ट्रैकिंग नंबर आएगा, वो आपकी कंप्लेंट सीधा पुलिस में जाएगी, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पे जाएगी। देखिए, मेरे पास ऐसे अक्सर मेरे पास भी कॉल आते हैं, और वो कॉल आते हैं कि आपकी कोई पॉलिसी चल रही थी, वो पॉलिसी बंद हो गई, और उसमें दो किस्तें जमा हो गई थी और 4 किस्तें नहीं जमा हो पाई। अब तो हम बहुत होशियार हो गए, तो हम कहते हैं वो 2 किस्तें जो जमा हुई थी ना, उसमें से 10,000 रुपया और काट लो, बाकी हमको दे दो आके। तो फोन कट जाता है, तुरंत फोन कट जाता है। हाँ जी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ हुआ है, लेकिन ठगी का शिकार तो नहीं हुए? मैं बोला मैडम मैं पैसे वापस कर दो, बस 10,000 काट के मैं वापस दे बड़े होशियार हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं दिल्ली के उत्तर नगर। हाँ, दिल्ली के हैं ना, बड़े होशियार आदमी हैं। लेकिन दिल्ली की ही घटना में जिक्र कर रहा था कि 1.25 करोड़ रुपए उस महिला को देने पड़े। वो कोई जिक्र, राजस्थान की है वो महिला जहां ये घटना हुई। और मैं अगर इसमें से निकालूं, मेरे पास 10-15 केसेस हैं। मैं जानना चाहता हूं सत्येंद्र जी कि ये जो अपराधी हैं, वो तो पता चलता है कि वो यहां है ही नहीं, वो अपराधी कहीं और देश के बाहर बैठे होते हैं। यहां पे जैसे 3 लोगों को अरेस्ट किया जयपुर वाले में, केस राजस्थान वाले में, और तुम अरेस्ट करके लाए उसको, तो पता चला कि वो कहीं बैठे हुए थे कंबोडिया में। बिल्कुल, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल अरेस्ट एक जगह से नहीं ऑपरेट होता है। ये एक बहुत बड़े इसके पीछे सिंडिकेट शामिल होती है। बहुत सारे लेयर इसके होते हैं। जो तकनीकी सेटअप होती है वो कहीं और पे होती है, खातों का सेटअप कहीं और पे होता है, नंबरों का, सिम नंबरों का सेटअप कहीं और पे होता है, अपराधी जो बैठे होते हैं वो कहीं और पे होते हैं। और ये स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो बनाते हैं कि जहां पर आपको लगेगा एक सच्चा पुलिस स्टेशन है, सच्ची सीबीआई का एक पूरा स्टेशन उन्होंने पूरा सेटअप कर रखा होता है। तो इसके पीछे बहुत बड़े गैंग का एक हाथ होता है, जो आप ही के द्वारा साझा की गई निजी जानकारियों को डार्कनेट से निकाल कर। आप इधर से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश भाटिया है। अमरीश भाटिया जी, यही दिल्ली के रहने वाले हैं? वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला, अभी मैं अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में रहते हैं जी? जी साहब, मेरा ये कहना है कि हम बैंक से कभी भी मनी निकालने जाते हैं, 2 लाख भी निकालते हैं तो वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं।
लेकिन जब डिजिटल अरेस्ट होता है करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, ना बैंक मैनेजर कोई क्वेश्चन करता है, ना एआई कुछ डिटेक्ट करता है कि भाई उससे जो डोरमेट अकाउंट पड़े उसमें करोड़ों रुपए हैं और अचानक से उसमें ट्रांजैक्शन होने लग गई और वो मनी ट्रांसफर होने लग गई, ना बैंक मैनेजर कुछ पूछ रहा है, ना कोई मतलब ऊपर से कुछ इंक्वायरी आ रही है। ये भी ये उसके एस्पेक्ट्स हैं, ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे गौर करना चाहिए। और यकीन, आपका भी कोई सवाल है जी? बट ये है कि बैंक, नाम क्या है? ममता भारती। ममता भारती। मैं लखनऊ से हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बैंक वाले आपके साथ कभी फोन आया? नहीं, फोन तो नहीं आया, मगर मैं लखनऊ से हूँ और मतलब मैं पापा को ऐसे देखी हूँ कई बार की। पापा की उम्र क्या है? पैसा रिटायर हो गए। रिटायर हो गए। देखिए, मैंने खास तौर से ये सवाल पूछा था कि पापा की उम्र क्या है। इसमें शिकार कौन लोग हो रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है सत्येंद्र जी या नहीं? मैं जानना चाहता हूं, एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है? इसमें ज्यादातर बड़े उम्र के बुजुर्ग को टारगेट किया जा रहा है, औरतों को जिनमें इमोशन ज्यादा होता है, बच्चों को, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ज्यादातर वुमेन्स को किया जा रहा है, उनसे बच्चे से रिलेटेड विक्टिम बना के कि आपके बच्चे ने ड्रग ट्रैफिकिंग में वो पकड़े गए हैं। यानी वो जो ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब हुआ कि नशे के व्यापार में मुलविस थे या संलिप्त थे जी। हाँ जी, हाँ। नशे के व्यापार में या फिर आपका बच्चा कहीं गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, इस तरीके से वुमेन्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है। एक चीज समझ लीजिए, अगर अरेस्ट होगा तो वो थाने में ही बुलाया जाएगा। ये कोई फोन पे नहीं बता के, कोई सुना है कभी कि मैं फोन पे बता कोई आ रहा है कि भैया मैं आ रहा हूं आपके यहाँ? कभी ऐसा सुना है आपने? लेकिन ये हो रहा है और लोग शिकार हो रहे हैं। अभी मतलब नॉलेज है उन लोगों को, तो बैंक वाले अलर्ट हो रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में इस तरह का एक केस हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक वाले वो लोग मतलब पैसा बचा लिए थे एक लेडीज का, तो अभी बैंक वाले भी अलर्ट हो गए हैं। बैंक वाले भी अलर्ट हो रहे हैं जी। नमस्ते सर, कहां से आ रहे हैं? चुनाव जीत गए या चुनाव जीतने जा रहे हैं? अगर आप चाहेंगे तो जीत भी सकते नहीं, हैं। आ कहां से? नहीं, ये बताइए। अभी तो चुनाव का माहौल बंगाल में है सर। बंगाल में नहीं, आप कहां से आ रहे हैं? बनारस, जहां आप आते हैं बाबा नगरी। जी जी जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैसे का मामला चल रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा जी। जनाब, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आप लोगों को शिकार बनाया जाता है वो आपके ही द्वारा दिए गए ऐसे जानकारियों के वजह से आपके अंदर भय पैदा किया जाता है। आपका ब्रेन ऐसे वॉश किया जाएगा कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि अब करना क्या है। आपको मैं आज ये बात बताऊंगा कि कोई डिजिटली अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन हो ना हो इसी ग्रुप, इसी समूह से कोई लोग इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार भी कल को हो जाएंगे। उसका एक बहुत भौतिक नियम है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आपके अंदर वो जब भी भय ऐसे पैदा करे तो आप लोगों को अलर्ट रहना है, घबराना। सर, वो भय जब आता है ना तो घबरा जाते हैं हम बहुत ज्यादा घबरा। हाँ जी चाचा जी, मेरे बिल्कुल रेगुलर आपका शो देखते हैं, इस वक्त भी वो शायद लाइव देख रहे होंगे। यहाँ आपने यहाँ पे उनको बैठाया भी है। वो उनके पास ऐसा कॉल आया, उनसे ओटीपी नंबर लिया गया सिर्फ एक बिजली के बिल को लेकर के कि आपने बिल जमा नहीं किया है और अगर आपने ये बिल अभी तक नहीं जमा करा तो 1 घंटे में तो आपको इसी टाइम आपकी बिजली काट दी जाएगी। वो इतने इसमें घबरा गए, उन्होंने ओटीपी नंबर दिया, उनके अकाउंट से 56,000 रुपए ऑन द स्पॉट डिटेक्ट कर दिए जी। इस चीज को हम बोलते हैं व्हाट्सएप शेयरिंग में। व्हाट्सएप में एक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होगा, आप लोगों को पता हो तो। स्क्रीन शेयर करके जो हैकर्स होते हैं, जो ठग लोग हैं, वो हमारी स्क्रीन, इसको जरा थोड़ा समझाइए कि कैसे स्क्रीन शेयरिंग से कैसे होता है। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, हमारे व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया है, व्हाट्सएप स्क्रीन शेयरिंग। तो हैकर आपसे क्या बोलेंगे, ठगी आपसे क्या बोलेंगे, बेसिकली वो ये बोलेंगे कि आपने बिजली का बिल नहीं दिया है तो आप अभी भर दीजिए। पहले आपको डराएंगे, फिर जब आप मान जाएंगे तो आपसे बोलेंगे अपनी पासबुक लेकर आइए, आपको बिजी कराएंगे और आपसे बोलेंगे इस पे क्लिक करें, ऐसे ऐसे करके क्लिक कराएंगे तो आपसे बेसिकली स्क्रीन शेयर करवा देंगे। वो उनका मोटिव कंप्लीट। अब स्क्रीन शेयर हो गई है तो आपके फोन का जितना भी डेटा है, जो भी आप प्रक्रिया है आपके फोन की, वो ठगी देख सकते हैं, वो ठग देख सकते हैं। हाँ जी, और फिर उसके बाद स्थिति आसान हो जाती है। उनके लिए स्थिति आसान हो जाएगी क्योंकि उनको चाहिए ओटीपी, जबकि बैंक और सारे टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर, एयरटेल, सभी लोग, जितने भी संस्थागत सरकारी इकाइयां हैं, सभी आपको बताती हैं कि अपने निजीगत जानकारियां न साझा करें, ओटीपी न साझा करें, लेकिन फिर भी लोग ओटीपी साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है हमारे, वो ये इन्वेस्टमेंट वाला क्या चक्कर है कि वो लोग कहते थे कि आपका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर है, इतना पैसा बैंक LIC में जमा है और एक किस्त नहीं जमा। कुछ कहना है आपको जी? हाँ जी। कह लूं मैं 2 बातें बताना चाहता हूं, अनुमति दे दीजिए। सबसे पहले तो सभी लोग जो साइबर से डरते हैं वो कानपुर वाले लड़के को याद कर लें जिसने उल्टा साइबर ठग से पैसा ले लिया था।
तो कानपुर बहुत मजेदार शहर है, उसको हमेशा आदर्श देखिए सर, शहर की यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी आदमी, वो बताइए सीधा सीधा बताइए। कानपुर हालांकि मुझे मालूम है बहुत चकड़ शहर है, हमने शब्द भी इस्तेमाल कर दिया चकड़, हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसने उनसे पैसे ले लिए। और एक लेटेस्ट ये जानकार लोग बहुत अच्छा जानते हैं, मैं भी थोड़ा जानता हूं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि दयालु मत बने। आपके फोन से स्क्रीन, अगर कोई बुढ़ा आगे बोलता है कि तरह ये हमको आता नहीं कर दो, तो उसके स्क्रीन को कभी टच न करें। उसका कैमरा, उसका एआई ऑन होगा, आपका स्क्रीन, आपका फेस और आपकी वॉइस लेकर के वो कॉपी कर लेगा, उसको आपका पैसा नहीं चाहिए। ये क्या, ये सही चीज है? जी, एआई के माध्यम से आज जो साइबर घटनाएं हैं वो और बढ़ चुकी हैं। तो वॉइस क्लोनिंग, फेस क्लोनिंग, सभी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। तो हम कैसे सतर्क रहें? हमारा सवाल ये है कि हम तो अब देखिए इतनी चीजें बदल तो डर तो लगेगा ही, हमें भी डर लगने लगा। तो हम कैसे अपने को सतर्क और अपने को होशियार बनाएं और कानपुर शहर की तरह नजर आए, है ना जी? सबसे पहले तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो अकाउंट का सारा डिटेल मेरे पास है। रुको, सबसे आ गए तुम ऑफिस बढ़ा के अपना जी। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि कोई भी पुलिस, कोई भी सीबीआई, कोई भी अधिकारी आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते हैं, भले ही वो व्हाट्सएप हो या फिर वो वीडियो कॉल हो। ऐसा कोई कॉल करके वो आपको डरा नहीं सकते, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है? ये चीज आप मतलब ये फोन पे कोई भी अरेस्ट नहीं हो सकता, और अगर कोई मांगता है ओटीपी नंबर या कोई चीज शेयर करने के लिए, ये दे या ना दे? डेफिनेटली नहीं देना है अपना ओटीपी हमें किसी से भी। बैंक से ही मान लीजिए कॉल हो तो कैसे पता चलेगा? बैंक से अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो आपके पास एक बैंक, जो आप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें एक आरएम नंबर होता है, मतलब आपका वर्चुअल, जो आपका जिससे आप बात कर सकते हो, जो आपका मैनेजर होता है, वर्चुअल मैनेजर, तो वो नंबर आपको दिया गया होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि हमारे पास बैंक से कॉल आई, वो हमसे ओटीपी मांग रहे थे, तो वो बता देंगे। वर्चुअल मतलब ये हुआ कि आपका जैसे बैंक का अकाउंट है तो आपके पास एक डेडिकेटेड मैनेजर है ना जी? यही तो मतलब हुआ। ये आपकी बैंक की, जो भी आपका बैंक है उसकी, शिवेंदु जी बैठ जाइए, मुझे मालूम है आप बहुत होशियार आदमी। हाँ जी। जो भी आपका बैंक है उसकी एप्लीकेशन में अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे एक वर्चुअल नंबर होगा आपके पास, उस पे कॉल करके आप डेडिकेटली बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास कॉल आई है, क्यों, क्या ये सच है या नहीं है। तो जो भी अगर आपके पास कॉल आई होगी वो बता देंगे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हो गया? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक ठगी हो रही हैं वो व्हाट्सएप के जरिए क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड है। ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप जो है आपको एक फीचर देता था, जो कि अभी उसके ऊपर सरकार ने लगाम कसी है व्हाट्सएप के ऊपर भी। पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल बहुत लंबे टाइम तक चल सकती थी, तो इसके पहले जो डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे आते थे वो माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप प्लेटफॉर्म पर आते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट में प्रभावी कदम उठाए, स्काइप जो हो गया स्टॉप हो गया। सरकार और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक साझेदारी हुई, जिसके तहत स्काइप के ऊपर वो जरूरी कदम, आवश्यक कदम उठाए गए, और स्काइप प्लेटफॉर्म को अब डिजिटल अरेस्ट के लिए यूज नहीं किया जा पा रहा था। फिर साइबर अपराधियों के पास दूसरा प्लेटफॉर्म जो सबके हाथ में था वो व्हाट्सएप था, जिसमें वीडियो कॉल का जो सेशन था वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता था। लेकिन अब सरकार ने इस चीज को देखा कि व्हाट्सएप का दुरुपयोग हो रहा है साइबर ठगियों के द्वारा, तो उसकी जो सेशन है, व्हाट्सएप कॉल की जो ड्यूरेशन है, उसको लिमिटेड की गई। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या होता था कि आप जो साइबर ठगी लोग जो हैं, अपराधी जो हैं, वो कंबोडिया में बैठकर, स्कैम कंपाउंडों में बैठकर आपका ओटीपी लेकर आपका व्हाट्सएप लॉगिन अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो इस चीज को भी सरकार ने प्रभावी ढंग से इसके ऊपर भी। क्या ये भी हुआ जैसे पैसा गया मान लीजिए किसी अकाउंट में, बाहर चला गया और वहां से कई जगहों पे ट्रांजिशन होता है, मतलब उस अकाउंट से फिर दूसरे अकाउंट, तीसरे से होता है कि आप ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा जो है भारतीय बैंकिंग इकोसिस्टम में है तो उसको ट्रेस करना बहुत आसान है। लेकिन एक बार पैसा जो है अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है, क्रिप्टो में चला गया, हवाला चैनलों में चला गया, तो वो थोड़ा सा जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन जाता है। मेरा ये मानना है और यही मेरा सवाल है, प्रारंभिक सवाल है। जी जी बोलिए सर, आइए। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। कहाँ से आना हुआ संदीप जी? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से क्या काम करते हैं? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा था, जो ये साइबर अपराधी हैं या साइबर क्राइम करते हैं, इनको ये कैसे पता चलता है कि इनके पास लाखों रुपया और इनके पास करोड़ों है? जी ये कैसे पता चलता है? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है, सभी इंसानों के अंदर प्रवृत्ति होती है कि कुछ न कुछ उनके अंदर भय होता है,
और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म बिना ये जांच किए कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, वहां पर हमें सिविल जैसे रिपोर्ट को देखने की आदत पड़ जाती है। हम वहां पर जाते हैं, अपने पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और खाता संख्या, मोबाइल नंबर, सारी चीजें दे देते हैं, और जिसका पूरा एक्सेस भी हम चाहकर ना चाहकर भी पूरा एक्सेस अपने अकाउंट का वहां पर हम वो सारा डिस्क्लोज कर देते हैं। यानी किसको देना है, ये सारी डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यानी अपने बैंक से, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी को भी देने से पहले आप इंश्योर करें। जी यही नहीं, इसके साथ एक टर्म आती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। जी, तो जब से लेके आपने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है, आपकी सोशल मीडिया की कुछ गतिविधियां, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पे स्टोर होती है। इसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। और इसकी हेल्प से भी जो हैकर्स हैं, जो ठग लोग हैं, वो हमारा जो डेटा है वो चोरी कर लेते हैं। कहाँ से करते हैं? डार्क नेट से। सो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि डार्क नेट से ये डेटा आम जनता का दे देते हैं। बहुत राइट, ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रोज इस पर थोड़ी थोड़ी बात हो, थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, इस मुद्दों पे जानकारी बनती रहे, जो जानकारी आती रहे और लोगों तक पहुंचती रहे। जी हाँ जी, हाँ जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मेरे संग भी एक नहीं 2-3 बार जो है ये साइबर ठगी हो चुकी है, और मैंने फिर 1930 पे कंप्लेंट भी किया और अकाउंट को रोका हुआ है अभी, और पैसा रिकवर भी लिया है। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज जो कि दोनों जो साइबर एक्सपर्ट है वो बताने में कहीं शायद मिस हो गया, कि हम लोग जो बैंक के लिए ओटीपी यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं जिससे कि हम बैंकिंग सर्विस को यूज करते हैं, उसी फोन के अंदर हम अपनी सोशल मीडिया को भी साथ में यूज करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन जो है वो इश्यू है। और यही का जो डिजिटल फुटप्रिंट की वो मैम बात कर रही थी, तो वहां से भी हैकर्स जो है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे किससे मिल रहे, किससे मिल रहे, नहीं मिल रहे, ये हमें नहीं पता होता। वो लिंक्स भेजते हैं, किसी वीडियो का लिंक भेजते हैं, किसी ऐसी चीज का लिंक भेजते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो उससे वो आपके फोन को एक्सेस ले लेते हैं। और जब भी आप अपने मोबाइल फोन में अपने बैंक का ऐप यूज करते हैं, उस ऐप पे जब हम लॉगिन करते हैं तो जो बता रहे थे, पूछ रहे थे कहां से पैसा पता चल जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें एक चीज करनी बहुत जरूरी है कि जिस भी फोन से आप लोग अपना ओटीपी यूज करते हैं बैंकिंग का, उस फोन को बिल्कुल अलग रखें, या उस फोन को उस नंबर को यूज ना करें। सही है ये? हाँ, ये देखिए सतर्कता बरतने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो अपना। मैं आ गया। आज डिबेट करोगे ना? मैं ये कह रहा था, अरे सुनो मेरी बात, राहुल गांधी डिबेट करोगे कि यही सब बतिया होगा सिर्फ, है ना? रुको, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, मुझे मालूम है। एक चीज सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, मैं जानना चाहता हूं कि अमूमन अपना मोबाइल लोग बेच देते हैं, पुष्पेंद्र जी। अब वो जो बेच देते हैं उसको बेचने में और रखने में, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं और नया मोबाइल खरीदना है, और आजकल शौक सबको है मोबाइल का, नया मोबाइल चाहिए, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जब भी आप अपना मोबाइल जो है बेचें तो एक किसी ऑथराइज प्लेटफॉर्म पर ही बेचें, जिसके बारे में आपको पता हो कि ये प्लेटफॉर्म जहां पर मैं मोबाइल बेच रहा हूं, जिसको बेच रहा हूं, ये जांचा परखा प्लेटफॉर्म है, जांची परखी कंपनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोबाइल बेचते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी डेटा आपका उस मोबाइल में छूट ना गया हो, उस डेटा की सारी फॉर्मेटिंग हो रखी हो अच्छे से, आपकी कोई निजीगत उसमें जानकारी ना हो, और यहां तक कि आपका जो ईमेल अकाउंट है, जो उसमें लॉगिन है पुराने मोबाइल के नंबरों में या पुराने मोबाइल डिवाइसेस में, वो ईमेल जो है उसको भी लॉग आउट करें। सारे जितने भी ऐप्स उसमें इंस्टॉल है वहां से सभी जगहों से आप अपने आप को लॉग आउट करें, आप अपने डेटा को इरेज करें, तभी जाकर मोबाइल जो है आगे बेचें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कल भी इसमें बातचीत सिलसिला रखेंगे, कल भी हम इसमें कुछ बातचीत करेंगे। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि वे यानी राहुल गांधी राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हैं। राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। वे 247 बार इंटरनेशनल यात्रा कर चुके हैं। वे बाहर जाकर भारतवासियों के साथ समझौता करते हैं। वे भारत विरोधी फोर्स की कठपुतली हैं। ये बात कही गई। मैं कांग्रेस के
तरफ से यानी से बात शुरू करूंगा। बीबी शर्मा जी आप आइए एंड द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए 100% झूठे आरोप लगाए गए हैं। 247 बार यात्रा करी, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने यात्रा कितनी बार करी ये देखिए जी। ये मोदी जी जाके विदेशों में हमारी जो है शान बढ़ाते हैं। अखबार है द ऑस्ट्रेलियन, मोदी जी का हाथ मास रेपिस्ट के साथ, कितनी शानदार इज्जत बढ़ाई ना। दूसरा अखबार दिखा देता हूं एक और इसके बाद, ये इंडिया पीएम हैज लिंक्स मास रेपिस्ट, कितनी इज्जत बढ़ाई भारत की, कितना शानदार काम करा। अब ये भारत की इज्जत बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। मास रेपिस्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का हाथ, वाह 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 मोदी जी वाह वाह। यह आर्टिकल लिखने वाला कोई हिंदुस्तानी है या कोई विदेशी है? ये मैं हमेशा भारत के अंदर ऐसे ही डोजियर यहाँ पे लिखने वाली पत्रकार नाम बताऊं जो आपकी सरकार में मंत्री तय करती थी, वही पत्रकार आपने देखिए, पहले तो मैं ये पेपर लेने मैं आपको बोलेगा मौका मिलेगा जी। यही सच है, यही कांग्रेस पार्टी बार बार कहा जाता है देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है। इसमें जो अखबार में लिखी जाने वाली पत्रकारा है, ये वही विदेश में जाके कहती लोकतंत्र खत्म हो गया। यही इंडेक्स बनाते हैं, कभी हैप्पीनेस इंडेक्स, कभी रोने का इंडेक्स, कभी खाने का इंडेक्स, कभी बांग्लादेश अमीर, कभी हिंदुस्तानी। वही लोग एक तंत्र जो भारत विरोधी, जो डीप स्टेट, जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पर यासी करने वाले पत्रकार, वही यही लिखते हैं। राइट अब ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन अखबार भारत में छपता है क्या? ये अखबार भारत में छपता है? वही कह रहा हूँ, लिखने वाला यहाँ, अखबार वहाँ का, अखबार वहाँ का, लेखक यहाँ का, पेन इंक उसमें। जो सच्चाई लिखी तो लेखक अगर यहाँ का भी है तो दिक्कत क्या है? नहीं, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम से परेशानी क्या है? सच्चाई से परेशानी क्या है? लेखक कहीं का भी हो, सच्चाई से परेशानी क्या है ये बताइए। वो पैसे सच्चाई से परेशानी ये है। मैं सवाल आपके सवाल नहीं, आराम से अभी सच्चाई खोलू किताबें, याद रखिए मैं भी भागलपुर का हूँ, जाके निशिकांत दुबे मैं भी किताबें खोलूंगा, बेइज्जत हो जाओगे, मत करना। नहीं, कोई नहीं, सबकी इज्जत बरकरार है। अरे फूल माला पहने रहेंगे क्या? हाँ जी। ये अखबार एक अखबार, आराम से एक अखबार, ऐसा ही एक अखबार चीन का है। उस चीन के अखबार में एक फोटो छपा था 2008 में कि राहुल गांधी चीन के साथ गुप्त समझौते कर रहे हैं। अरे जो गुप्त समझौता कर रहा हो उसकी बात पे देश क्यों भरोसा करे? जो व्यक्ति चीन के साथ गुप्त समझौता करता हो उस। और दूसरी बात, राहुल गांधी का 2 बात है, 2 मिनट अभी रुकिए, कल का भाषण राहुल गांधी का सुनिए, जवाब दीजिए। अच्छा भैया जवाब दे रहा हूँ। आज तो हमको तो कांग्रेस के प्रवक्ता को देख के लगता है कि अभी कुछ ना कुछ विरोध करेंगे और कपड़े उतार देंगे। आदत हो गई है दंगे होने की, आदत हो गई है दंगे होने की। विरोध करना है तो विरोध करना सीखो। सुनो, बीच में मत बोलो। बीबी शर्मा यू हैव टू डिसिप्लिन। हाँ जी। भारत में एक बहुत बड़ा एआई समिट, बहुत देशों के उसके प्रतिनिधि आए और उसके राष्ट्राध्यक्ष आए और ये नंगे चले गए। और उसके बाद नंगे नहीं गए थे भैया, कपड़े पहन के गए, हो गए, कपड़े पहन के गए थे। जो नंगे हैं चाहे वो कपड़े पहने या ना पहने बराबर है। दूसरा चीज ये कह रहे थे विरोध करने गए थे। अरे विरोध करना है तो यहाँ भी विरोध करो, कपड़ा उतारो, अभी उतारो। नहीं, कपड़ा कैसे उतारो? अरे हाँ कपड़ा नहीं, अरे नहीं सुबह तू कपड़ा कैसे उतारो? ये बब्बर शेर है, कैसे बब्बर शेर हो गए? जो कपड़े उतारते हैं वो बब्बर शेर होंगे? जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने कैसे कही बब्बर शेर है हमारे देश के अंदर ऐसा बोलने वाले व्यक्तियों को जवाब मिलना चाहिए ऐसा। राइट, मैं आपको आई विल टेक आपको बीबी शर्मा आप ही देंगे। मैं बस एक बराए मेहरबानी बस आपसे एक अनुरोध है कि जब आप बोले तो कोई ना बोले और आप वहां ना जाएं। बस इससे क्यों गर्मा गर्मी में हाथ लग गया तो और मुश्किल हो जाएगा। जी, जो इन्होंने बात करी कपड़े उतारने की,
भाई साहब हम आपके प्रवक्ताओं से इंस्पिरेशन नहीं लेते जो लाइव चलती डिबेट में आके पजामा उतार के बैठ जाते हैं। इनके नाम रख रखा है गौरव भाटिया, और गौरव कह रहा पूर्ण काम करा कि पता है सारी महिलाएं भी इस शो को देख रही हैं और आके पजामा उतार के बैठ गए और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या हुआ घर में शॉर्ट्स पहन के नहीं घूम सकते। अरे तुम्हारा घर है जैसे मर्जी घूमो, लेकिन पब्लिक के सामने आप नंगे होके आओगे, बेशर्मी दिखाओगे और हमें कह रहे कपड़े उतारो। तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है। पूरा देश को नंगा करने वाले लोग, पूरे देश को नीचा करने वाले लोग और पूरा विश्व का बंडल। और क्या पूछने गए आप कि यूएस इंडो पैक्ट ठीक है कि गलत है, उसका विरोध कर रहे थे। राइट, आराम। हाँ जी बोलिए, कहां से आना? राहुल गांधी अपनी बहन की सब बेकार की बात है। बेकार नहीं, बहुत संयमित और बहुत मर्यादित होकर बोलने की जरूरत है। मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हाँ जी, खड़े रहोगे, जय श्री राम का नारा भी ले रहे, जय श्री राम की बात भी कह रहे हो और संयमित नहीं हो, मर्यादित नहीं हो। मर्यादित हो, संयमित हो और डिबेट में आया करो, और आया करो तो सारे लोगों का ख्याल रखा करो। जी नहीं आऊंगा, खड़े रहो पहले। प्रतीक जी, सच हमेशा सच होता है, आप उसको आधा सच नहीं हो कह सकते कभी भी, और झूठ हमेशा झूठ होता है, आप उसकी कितनी भी पैरवी कर लीजिए। और आप श्रीमान जी बात कह रहे थे अभी, इस देश में जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उन पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा को यहाँ तार तार मत कीजिए। परिवार में प्यार होता है, भाई बहन में भी प्यार होता है, माँ बेटे का भी प्यार होता है, पिता पुत्र का भी प्यार होता है। और सुनने की क्षमता रखिए जरा 2 मिनट। ये तुम आपका जो ये मेक इन इंडिया का बब्बर सेहरा जब ये कुत्ते में कन्वर्ट हुआ, जब इस देश में एजिटेशन शुरू हुआ, पहले जरा सुनने की क्षमता रखिए। और दूसरी बात, ये हर उस बात की भर्त्सना हम करते हैं जो इस देश में हमारे देश को ग्लोबल तरीके से शर्मसार किया जाए। आपके प्रवक्ता यहाँ तो ऊपर के कपड़े उतारते हैं और नीचे की चड्डी उतार के टीवी डिबेट में बैठते हैं। आपके मिनिस्टर अनिल विज जो नंगा होकर कॉमनवेल्थ गेमों का प्रतिरोध करते हुए सड़कों पर घूमते हैं, और आपके नेता धनखड़ जो हाईवे पर गाड़ी खड़ी होकर। मैं आपसे एक सवाल, इस बात का समाजवादी को अफसोस है कि उन्होंने शर्ट उतारी, पैंट क्यों नहीं उतारी? नहीं, मुझे आपकी बात से तो यही लगा, मुझे तो आपकी इस बात से यही लगा कि उन्होंने सिर्फ शर्ट क्यों उतारी, पैंट क्यों नहीं उतारी। बताता हूँ, तो आप तो चड्डी उतारने तक। दरअसल है क्या, ये डिबेट बड़ी सेंसिटिव, स्टार्टिंग बहुत अच्छा था, एक सेंसिटिव इशू से एक सेंसिटिव डिबेट की तरफ हम चले जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बोलते हैं कि कल यूएस में एक उसका न्यायालय का आदेश आ गया है, कोई डील हुई नहीं है। अगर इस देश में कोई ट्रेड डील हुई नहीं थी तो पार्लियामेंट का पूरा सेशन आपने क्यों डिस्टर्ब करा दिया? लेकिन एक बात और, इस देश में एक प्रक्रिया आप चल रही है, माई वे इज द हाईवे, जो मैं सोचूंगा अच्छा सोचूंगा। अगर सनातनी रहना है तो बीजेपी जैसा रहो, किसान रहना है तो बीजेपी वैसा रहो, वरना तुम खालिस्तानी या पाकिस्तानी बन जाओगे। राइट, टेक इट योर पॉइंट, सर टेक इट योर पॉइंट। अब बोल लेते तो टाइम कम है। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, बहुत संस्कारित बातें कर रहे थे। अरे भैया, उस नेता को फिर लात मार के भगाओ ना, जो भरे मंच से महिला के अंतर्वस्त्रों के रंग पूछ रहा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज। और दूसरी चीज, कौन पूछ रहा था? अरे आजम खान पूछ रहा था, और वो कह रहा था क्या कलर पहन रखा है, क्या कलर। कैसी बदतमीजी वाली बात? रुको, देखो सर, मैं बूढ़ा हूँ। रुको एक मिनट, देखिए सर, मैं बूढ़ा हुआ हूँ, याद नहीं था, इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि मुझे याद ना रहे। एक और बात, आपने शो की स्टार्टिंग की थी डिजिटल अरेस्ट से, और ये जो आ गए ना, ये फुअरथा पे उतर आए सारे के सारे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज की जो सवाल इन्होंने पूछा, किसने शुरू किया? अरे शुरू आप लोगों ने किया, उन्होंने किया। असलियत किसने? देशद्रोहियों के आर्टिकल दिखाए, झूठे आर्टिकल, जो मैं यहाँ पर ले आऊं, पाकिस्तान के द डॉन का आर्टिकल, जिसमें पाकिस्तान जो है राहुल गांधी के याद शान में कसीदे पड़ता है, वो सच होगा क्या? एक चीज और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, जिन लोगों ने देश का सर नीचा किया, उन लोगों को दिल्ली पुलिस वहां हिमाचल प्रदेश में अरेस्ट करने पहुंची, तो 20 दिल्ली पुलिस के जवानों को हिमाचल पुलिस ने खुद अरेस्ट कर लिया है। ये देश के संविधान को अरेस्ट करके बैठ गए ये कांग्रेस के लोग आज की डेट में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि पुलिस ने कोई एफआईआर की और उस एफआईआर पे वो काम कर रही है, तो इसको देश की कोर्टों में ताला लग गया है क्या? आप लोग पुलिस को अरेस्ट कर रहे हैं,
शर्म आनी चाहिए। यही वो लोग हैं। देखने पड़े। अब 1 मिनट जरा सुनने की क्षमता रखिएगा। आपने बोला, मैं वो वर्ड रिपीट भी नहीं कर सकता, ये 50 करोड़ नेता कहेंगे या फिर बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, केवल बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? ये जर्सी गाय किसने बोला था? ये मौनी बाबा किसने? भारत के प्रधानमंत्री ने बोला था। किसके लिए बोला था? किसके लिए बोला? किसके लिए बोला था? बोलो, किसके लिए बोला था? किसके लिए बोला था? आप बताओ ना, किसके लिए नाम बोला दिया था उसमें, सोनिया गांधी नाम जी के दिया लिए था। जर्सी गाय ये खुद बोलते हैं। अपमान कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी जी ये गलत बात है। वो हम डिजिटल अरेस्ट पे बात कर रहे थे, वही सही था। वही फोन आ रहा था, वही फोन आ रहा था। वही डिजिटल अरेस्ट वाला फोन आया था। अरे अरेस्ट ना हो जाइएगा, डिजिटल अरेस्ट। तो वेरी क्विक। एक लाइन, मेक इन इंडिया के बब्बर शेर को आप कुत्ता बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती? मैंने राहुल गांधी के कुत्तों को बब्बर शेर कह नहीं कह सकते। राहुल गांधी के कुत्तों को बब्बर शेर नहीं कह सकते, ये कहा है। पर तुमने मेक इन इंडिया के शेर को, मेक इन इंडिया के शेर को, मेक इन इंडिया के शेर को, भारत शेर है, शेर था और शेर रहेगा। नहीं, इन्होंने कहा, मैं आराम से रुको यार, क्या हुआ तुम्हें? जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो यार, जल्दी बोलो। जय श्री राम। मान्यवर, ऐसा है, हाथ नीचे। लास्ट टाइम आपने मेरे से बात करी थी कि आप कहाँ से? मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ। बहुत अच्छी बात है। जय राम। जरूर रुको, आइए। आम आदमी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, पहले इतनी बड़ी भूमिका बांधोगे तो इतनी देर में तो निकल जाएगा फ्लाइट। सिर्फ 5 सेकंड लूंगा। आपने साइबर पे जो बात, आम आदमी पार्टी, उस पे ये कहना है कि आजकल हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। हम कहीं खड़े होते हैं और 2 लोग, 1 लोग आते हैं, आपसे कहते हैं कि हम 100-200 रुपए आपको देते हैं और इसको आप जो है मुझे ऑनलाइन कर दीजिए, और इस बहाने वो आपको एक स्कैनर से स्कैन करवा लेते हैं। तो ये सावधान रहना बहुत जरूरी है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जी। उस अरे भाई देखो, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले। हाँ बोलो अपनी बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं ये इसमें नहीं, पता नहीं चला कि वो शर्ट उतारना ठीक था या गलत था, इसमें नहीं बोले तुम कुछ। मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, दोनों ही नंगे हैं, उन्होंने बता दिया। अच्छा तुम एक बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के कार्यकर्ता नंगे हो गए, गलत बात है। मैं भी भाजपा का समर्थन करता हूं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के एक जवान का, जो सेना का जवान है, उसकी वाइफ मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया। आज तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कितना शर्मनाक है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। वो गांव की महिला थी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये आम आदमी पार्टी के फर्जी इन्होंने मीडिया के सामने झूठ बोला है, मीडिया के सामने झूठ बोला है, और आज इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े टीवी चैनल के ऊपर आज तक कंडेम किया। बिल्कुल बताइए। देखिए, वो घृणित सर मेरी बात सुनिए सर, वो घृणित कार्य है, घृणित कार्य है और है। वो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी दृष्टिकोण से। बस स्वाति मालीवाल को लात क्यों मारी थी, ये नहीं बताएंगे? सुनिए, दरअसल क्या है प्रधान, दिक्कत थप्पड़ भी मारा था, चांटे भी मारे थे, खून खुलाना कर दिया। अरे किस पार्टी में है वो, ये बताइए, जवाब दीजिए किस पार्टी में? उन्हीं को लाते। सुने, किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के। लीजिए, कब ज्वाइन किया स्वाति मालीवाल ने? कब ज्वाइन